लास्ट क्लास में डिबेंचरों के निर्गमन के बेसिक परिचय के बारे में पढ़ चुके हैं। इस क्लास या वीडियो के माध्यम से आज निम्न चीजों का अध्ययन करेंगे, यानी डिबेंचर्स का निर्गमन समूल्य पर किस प्रकार से किया जाता है, डिस्काउंट पर किस प्रकार से किया जाता है और प्रीमियम पर किस प्रकार से किया जाता है तथा इनकी जनरल एंट्री किस प्रकार से होती है और सब्सक्रिप्शन या अभिदान क्या होता है, रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए निर्गमन किस प्रकार से किया जाता है, संपार्श्विक प्रतिभूति के लिए किस प्रकार से निर्गमन किया जाता है और जो इश्यू की कंडीशंस होती है यानी निर्गमन की शर्तें क्या क्या होती है, ऋण पत्रों पर किस प्रकार से ब्याज दिया जाता है, किस प्रकार से टीडीएस काटा जाता है और लास्ट में पढ़ेंगे ऋण पत्र निर्गमन पर बट्टा या हानि के अपलेखन की प्रक्रिया किस प्रकार से अपनाई जाती है। देखो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट है आपका ऋण पत्रों का निर्गमन यानी इश्यू ऑफ डिबेंचर। ठीक है, ऋण पत्रों के निर्गमन की प्रक्रिया ठीक वैसी ही होती है जैसे कि अंशों के निर्गमन पर होती है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था कि जिस प्रकार से अंशों का यानी इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर का इश्यू किया जाता है पब्लिक में या प्राइवेट रूप में, उसी प्रकार से डिवेंचर्स का भी उसी प्रकार से लेखांकन या कार्य किया जाता है। यानी भावी या अभिप्रेत निवेशक कंपनी द्वारा जारी किए गए विवरण पत्र के आधार पर ऋण पत्र के लिए आवेदन करता है। यानी जो डिवेंचर्स के लिए राशि जुटानी है कंपनी को, तो वो एक प्रोस्पेक्ट जारी करती है, विवरण पत्र जारी करती है, उसके लिए आवेदन आमंत्रित करती है। इसके लिए कंपनी या तो पूरी राशि को आवेदन के साथ मांग लेती है या फिर आवेदन पत्र किस्तों के रूप में तथा आवंटन के समय तथा विविध मांगों पर राशि ली जाती है। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि जो राशि डिवेंचर्स के माध्यम से कंपनी द्वारा जनता से जुटानी है, वो या तो संपूर्ण राशि एप्लीकेशन पर मांग ली जाएगी या जब अलॉटमेंट होगा उसमें मांगी जाएगी या फर्स्ट कॉल पर या सेकंड कॉल पर या अंतिम कॉल पर मांगी जा सकती है। वो डिपेंड करता है कंपनी की सिचुएशन या शर्तों पर। अब ऋण पत्रों को समूल्य पर, प्रीमियम पर या बट्टे पर भी जारी किया जाता है। इन्हें रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल या संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में भी जारी किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन यानी एंट्री की। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छी तरह से देखें। देखिए, इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश यानी नगद के लिए डिवेंचर का इशू करेंगे तो इसमें तीन कंडीशन होती है, या तो प्रीमियम पर करेंगे या समूल्य पर करेंगे या डिस्काउंट पर करेंगे। ये प्रीमियम, समूल्य और डिस्काउंट मैंने आपको लास्ट वीडियो में, लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट एंट्री देखते हैं कि इफ होल अमाउंट इज रिसीव्ड इन वन इंस्टॉलमेंट, यानी जो संपूर्ण राशि है अगर एक ही किस्त में प्राप्त हो जाए तो उसकी क्या एंट्री होगी। देखिए, ऑन रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन मनी, यानी अगर एप्लीकेशन मनी पर संपूर्ण राशि प्राप्त होती है तो उस संबंध में एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कर देंगे। क्या कर देंगे? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कर देंगे। अगर ठीक है, जो राशि प्राप्त हो रही है वो उसमें आ जाएगी। अब इनका अलॉटमेंट करना है, एप्लीकेशन प्राप्त हो गया, अगर इनका अलॉटमेंट करना है तो इनकी एंट्री हो जाएगी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, इफ डिवेंचर अमाउंट इज रिसीव्ड इन टू इंस्टॉलमेंट, अगर डिवेंचर की राशि दो किस्तों में प्राप्त होती है तो उसकी एंट्री निम्न प्रकार से होगी। ऑन रिसिप्ट ऑन एप्लीकेशन मनी, अगर एप्लीकेशन की मनी प्राप्त होती है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन कर देंगे, सेम। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर एडजस्टमेंट ऑफ एप्लीकेशन मनी ऑन अलॉटमेंट, अगर एप्लीकेशन मनी का आवंटन पर समायोजन करना है तो एंट्री होगी डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर हो जाएगी। अगर इनका फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू देय है, अगर अलॉटमेंट के लिए जो राशि बकाया है देय है तो उसकी समझ में एंट्री होगी डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर कर देंगे। ठीक है, अगर राशि अलॉटमेंट की राशि प्राप्त हो जाती है तो उस समझ में एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट है इफ डिवेंचर मनी इज रिसीव्ड इन मोर देन टू इंस्टॉलमेंट, अगर जो डिवेंचर मनी है वो दो किस्तों से ज्यादा पर प्राप्त होती है तो उस समय एंट्री क्या होगी। देखो, यानी फर्स्ट कॉल पर ऑन मेकिंग द फर्स्ट कॉल पर एंट्री होगी डिवेंचर फर्स्ट कॉल लिख देंगे टू डिवेंचर अकाउंट कर देंगे, यानी फर्स्ट कॉल पर जितनी राशि है वो इसमें आ जाएगी। ठीक है, ऑन द रिसिप्ट ऑफ द फर्स्ट कॉल की राशि प्राप्त होने पर एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल हो जाएगी। यानी जो फर्स्ट कॉल पर राशि मांगी जाती है उस समय तो एंट्री होती है डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर और राशि प्राप्त होती थी बैंक को डेबिट कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या रखा है, सिमिलर एंट्रीज मे बी मेड फॉर द सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल, यानी जो फर्स्ट कॉल वाली एंट्री है इसी तरीके से सिमिलर रूप से यानी समान रूप से सेकंड कॉल और लास्ट कॉल की एंड फाइनल कॉल की एंट्री होगी। ठीक है, उसमें जो फर्स्ट कॉल की जगह सेकंड कॉल आ जाएगा और जो लास्ट कॉल उसमें फाइनल कॉल आ जाएगी। ठीक है, हाउएवर नॉर्मली द होल अमाउंट इज कलेक्टेड ऑन एप्लीकेशन इन टू इंस्टॉलमेंट ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल के माध्यम से इसको सोल्व करते हैं। देखो, इसको अच्छी तरह देखें आप, एग्जांपल जब तक आप सोल्व नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, अंडरस्टैंडिंग नहीं करेंगे तब तक आपका ये डाउट हो क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब इसमें एक आपका पहला उदाहरण देखते हैं। इसमें बता रखा है कि एबीसी लिमिटेड इश्यूड 10,000 यानी 12% डिवेंचर। इसका 12% का मतलब ये होता है कि इस डिवेंचर पर 12% की दर से ब्याज दिया जाएगा वार्षिक रूप से। ठीक है, 10% भी हो सकता है, 8% भी हो सकता है, वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, RS 100 ईच पेबल RS 30 ऑन एप्लीकेशन, यानी 10,000
डिवेंचर इशू किए, 12% की ब्याज दर है इनकी और प्रत्येक का मूल्य है 100 रुपए। ठीक है, अब इनमें से 30 रुपए एप्लीकेशन पर मांगा गया है और बाकी बचे 70 रुपए हैं वो अलॉटमेंट पर मांगे जाएंगे। ठीक है, द पब्लिक अप्लाइड फॉर 9000 डिवेंचर विच वर फुली अलॉटेड, यानी पब्लिक द्वारा 9000 डिवेंचर मांगे गए, उनको वो सभी को अलॉटेड कर दिए गए। एंड ऑल द रिलेवेंट अलॉटमेंट मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, यानी जो भी अलॉटमेंट मनी थी वो सभी से प्राप्त हो गई। गिव जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड एंड एग्जिबिट द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन इन द बैलेंस शीट, एंड बैलेंस शीट तैयार करनी है और जनरल एंट्री भी बनानी है। ठीक है, अब इसको एंट्री करते हैं। देखिए, अब इसमें क्या रखा है कि टोटल 10,000 के डिवेंचर इशू किए, प्रत्येक डिवेंचर का मूल्य 100 रुपये है। ठीक है, जिसमें से 30 रुपये एप्लीकेशन पर प्राप्त होने हैं और 9,000 डिवेंचर का इशू किया गया, यानी 9,000 लोगों ने उसको परचेज किया। ठीक है, अब बात करते हैं, अब 9,000 डिवेंचर मार्केट में परचेज किए गए तो 30 रुपये एप्लीकेशन पर मांगे गए, तो 9,000 इंटू 30 कर देंगे तो हो जाएगा आपका 2,17,000 रुपये। कितना हो जाएगा? 2,17,000। तो इसमें हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% है, ये एंट्री में लिख सकते हैं आप। डिवेंचर यानी 12% के रूप से इनको ब्याज दिया जाएगा, टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, 2,17,000 हो जाएगा डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें इनको, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट ऑन अलॉटमेंट, यानी एप्लीकेशन मनी को डिवेंचर अकाउंट में अलॉटमेंट के समय ट्रांसफर करने पर एंट्री हो जाएगी। जो 2,17,000 रुपये आपको प्राप्त हुआ है तो एंट्री हो जाएगी डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट 2,17,000 की। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहा है, यानी जो बकाया राशि है 30 रुपये एप्लीकेशन पर प्राप्त हो गई और जो बकाया राशि है 70 रुपया वो अलॉटमेंट के समय प्राप्त हुई है, तो इसमें एंट्री हो जाएगी डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, अब पहले राशि कितनी प्राप्त होगी? 2,17,000 30 रुपये प्राप्त, 30 रुपये के हिसाब से प्राप्त होगी। ठीक है, बाकी बचा 70 रुपया, 70 रुपये को 9,000 से इंटू कर देंगे तो 6,30,000 रुपया आ जाएगा। ठीक है, अब जो अलॉटमेंट पे राशि दी थी वो एंट्री हो गई। अब इसको जो प्राप्त करने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 6,30,000 रुपये होगी। ठीक है, अब इसको बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट का प्रारूप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि बैलेंस शीट एबीसी लिमिटेड की बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट एज एट जो तारीख है वो लिख देंगे, पर्टिकुलर है, नोट नंबर है और अमाउंट है। ठीक है, इस ऊपर इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में आ जाएगा तो नॉन करंट लाइबिलिटीज होती है तो इसमें 9 लाख रुपए आ गया। ठीक है, और असेट्स में देखें तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 9 लाख का। ठीक है, तो इसमें जो बता रखा है कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, जो ये है 9 लाख रुपया आपने डिवेंचर लिए हैं वो एक तरीके से लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होती है, दीर्घकालीन ऋण कहलाता है। तो ये इसमें 9 लाख रुपया राशि जो आपका प्राप्त हुई है वो इसमें आ जाएगी, यानी सॉल्यूशन कर रहे हैं इसको किस प्रकार से आई है। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट या कैश एट बैंक में 9 लाख रुपया आपका आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल के माध्यम से समझे या नेक्स्ट थ्योरेटिकल देखें, बट्टे पर ऋण पत्रों का निर्गमन किस प्रकार से किया जाता है। देखिए, बट्टे पर इस प्रकार से किया जाता है कि मान के चलो एक ऋण पत्र का मूल्य फेस वैल्यू या अंकित मूल्य उसका 100 रुपया है, अगर उसको 95 में इश्यू कर रहे हैं तो 5 रुपये कंपनी के लिए कैपिटल लॉस होता है, तो वो एक तरीके से बट्टा कहलाता है। ठीक है, ये कंपनी के लिए कैपिटल लॉस माना जाता है, अगर प्रीमियम पर इश्यू करेंगे तो कैपिटल प्रॉफिट होता है। ठीक है, ये एक तरीके से नुकसान होता है। जब भी ऋण पत्रों का निर्गमन उसके अंकित मूल्य पर किया जाता है तब उसे बट्टे पर निर्गम कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि 100 रुपये अभी मैंने बता दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें तो ऋण पत्रों के निर्गमन पर बट्टे की राशि को ऋण पत्रों के जीवन काल में ही प्रतिभूति यानी अधिलाभ यानी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट होता है में से अपलिखित किया जाता है। यानी इसका कहने का तात्पर्य यह है कि जो बट्टा दिया गया है इशू पर वो एक तरीके से कैपिटल लॉस होता है, तो उस राशि को अपलिखित करने हेतु सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से उसको अपलिखित करने का कार्य किया जाता है। उसके जीवन काल में ही उसको अपलिखित करना जरूरी होता है, और जो सामान्यतः यह अवधि होती है 12 महीने की होती है, तो 12 महीने में सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से इसे अपलिखित किया जाना आवश्यक होता है। ठीक है, ऋण पत्र निर्गमन पर बट्टे की राशि को तुलन पत्र या बैलेंस शीट की तिथि से लेकर 12 माह की अवधि के भीतर अपलिखित किया जा सकता है, अथवा अन्य चालू संपत्तियों के अंतर्गत प्रचालन चक्र की अवधि के भीतर भी अपलिखित किया जा सकता है। ठीक है, अगर 12 महीने के बाद में करेंगे तो यदि बट्टे की राशि का अपलेखन तुलन पत्र की तिथि के 12 माह के पश्चात किया जाना है तो इसे अन्य गैर चालू संपत्तियों के शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया जाएगा। अगर 12 महीने में कर लेंगे तो ऊपर वाली स्थिति बनाएंगे, अगर 12 महीने के पश्चात में अगर इसको राइट ऑफ कर रहे हैं, अपलिखित कर रहे हैं, तो इससे अन्य गैर चालू यानी नॉन करंट असेट्स के शीर्षक के अंतर्गत दिखाएंगे। ठीक है, कंपनी अधिनियम 2013 के अकॉर्डिंग ऋण पत्रों को बट्टे पर भी निर्गमित करने के लिए किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है, यानी जो नया एक्ट था उसमें भी डिवेंचर्स को बट्टे पर जारी किया जा सकता है, और जो पहले वाला एक्ट था कंपनी अधिनियम 1956 उसमें भी बट्टे पर निर्गमित किया जा सकता था। अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझें। देखिए, इसमें क्या रहेगा, टीवी कंपोनेंट्स लिमिटेड इश्यूड 10,000 डिवेंचर्स ऑफ RS 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑन 5% पेबल एज फॉलोज, यानी
टीवी कंपोनेंट्स लिमिटेड ने 10,000 डिवेंचर इशू किए, प्रत्येक 100 रुपए का है, उसमें 5% का डिस्काउंट दिया है, यानी 95 रुपए का हो गया। तो एप्लीकेशन पर तो 40 रुपए प्राप्त करने हैं और अलॉटमेंट पर 55 रुपए जनता से प्राप्त करने हैं। ठीक है, अब इसमें आगे क्या करना है? सो द जनरल एंट्रीज इंक्लूडिंग दोज फॉर कैश assuming that all the installments were duly collected, also show the relevant portion of the balance sheet। बैलेंस शीट तैयार करनी है और जनरल एंट्री देनी है और इंस्टॉलमेंट पर सभी राशि प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें एंट्री करते हैं। देखो, अब इसमें क्या कह रखा है कि 10,000 डिबेंचर इशू कर रहे हैं, प्रत्येक का मूल्य 100 रुपए है, जिसमें से 5% डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है, 95 रुपए का प्राप्त हो रहा है और एप्लीकेशन पर 40 रुपए प्राप्त करने हैं और अलॉटमेंट पर 55 रुपए प्राप्त होने हैं। यानी 100 रुपए का था, उसका मूल्य आपने 5 रुपए डिस्काउंट दे दिया तो 95 रुपए ही आपको एक शेयर डिवेंचर का मूल्य प्राप्त होगा। इस तरह ये आपके लिए कैपिटल लॉस होगा। ठीक है, अब इसमें एंट्री करेंगे तो एप्लीकेशन पर 40 रुपए प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें 4 लाख किस हिसाब से आए? रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी एट RS 30 पर डिवेंचर। ठीक है, यानी आपका जो 10,000 इंटू 100 करेंगे तो 10 लाख हो जाएगा, तो 10 लाख का 40% हो जाएगा आपका 4 लाख। ठीक है, ये तो आपने प्राप्त कर लिए। अब नेक्स्ट बात करें ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू डिवेंचर अकाउंट, यानी जो एप्लीकेशन मनी है उसको डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री हो जाएगी। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, कितना राशि है? 4 लाख रुपए आ गए। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन डिवेंचर्स, यानी अलॉटमेंट मनी है वो कितनी है? आपकी अलॉटमेंट मनी है 55 रुपया, 40 रुपए एप्लीकेशन पर प्राप्त हो गए, 55 रुपया आपका अलॉटमेंट मनी ड्यू है, तो उसकी एंट्री हो जाएगी बैंक सॉरी डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर टू 12% डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, अब इसमें जो 5% का नुकसान हुआ है, यानी 5% डिस्काउंट दिया है, वो एक तरीके से कैपिटल लॉस होता है, उसको डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिए साथियों। तो इसमें टोटल राशि है 4 लाख, तो एप्लीकेशन में प्राप्त कर ली और बाकी रही 60% के हिसाब से देखें, अगर 5% को जोड़े जो डिस्काउंट दिया है तो 6 लाख रुपए हो गया। ठीक है, अब उसमें से आपको राशि तो केवल सिर्फ 5,50,000 तो प्राप्त होगी ना, 50,000 रुपए तो डिस्काउंट दिया है, एक तरीके से कैपिटल लॉस है, तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट को डेबिट कर देंगे, तो इसमें से डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 5,50,000 आ जाएगा और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट को डेबिट करेंगे 50,000 से, तथा टू डिवेंचर अकाउंट को 6 लाख से क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, अब इसमें रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑन डिवेंचर्स, यानी जो अलॉटमेंट मनी है डिवेंचर से प्राप्त होगी तो उसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, यानी 5.5 लाख रुपए। 5.5 लाख रुपए इसलिए आई है कि 5% डिस्काउंट दिया है, ऐसे 6 लाख आती है, लेकिन 5% डिस्काउंट दिया है इशू पर, तो 50,000 का नुकसान है, तो इसमें 5.5 लाख रुपए आपको प्राप्त होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, अब जो आपका डिस्काउंट दिया है आपने 5%, अब उसको आपको राइट ऑफ करना है, तो राइट ऑफ करने की एंट्री होती है या तो सिक्योरिटीज प्रीमियम से करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट से करेंगे, अगर 12 महीने के पश्चात में करते हैं तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो भी स्थिति है उस हिसाब से एंट्री हो जाएगी, यानी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट ऑब्लिक स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट कर देंगे। ठीक, इसको राइट ऑफ कर लेंगे तो 50,000 रुपए की राशि है वो राइट ऑफ हो जाएगी। ठीक है, अब इसकी नेक्स्ट बैलेंस शीट की बात करते हैं। टीवी कंपोनेंट्स लिमिटेड की बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में इसमें बता रखा है इक्विटी एंड लायबिलिटीज के में है शेयर होल्डर फंड रिजर्व एंड सरप्लस, तो जो ये राशि है वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आ जाएगी 9,50,000 रुपए और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 9,50,000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो भी डिवेंचर्स की राशि प्राप्त होती है वो एक तरीके से लॉन्ग टर्म बोरोइंग होती है, यानी दीर्घकालीन ऋण क्या होता है। ठीक है, अब जो इसमें डिस्काउंट दिया है 5%, वो इस तरीके से इसमें निकाली गई है। नेक्स्ट बात करें, डिस्काउंट की बात कर ली, अब बात करते हैं प्रीमियम पर डिवेंचर्स का निर्गमन किस प्रकार से होता है। देखिए, प्रीमियम पर मान के चलो किसी डिवेंचर का अंकित मूल्य 100 रुपया है, अगर उसको 110 रुपये मांगा जा रहा है तो कंपनी के लिए कैपिटल प्रॉफिट होगा, तो 110 रुपया मांग रहे हैं तो 10 रुपये कैपिटल प्रॉफिट हो जाएगा, यही प्रीमियम कहलाता है। ठीक है, अब जो प्रीमियम की राशि होती है उसको क्या करते हैं, उसका क्या समायोजन करते हैं, किस प्रकार से उसका उपयोग करते हैं, यूटिलाइजेशन करते हैं। प्रीमियम की राशि के लिए खाते से प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षित खाते में जमा किया जाता है, यानी जो प्रीमियम प्राप्त हुआ है आपको 10 रुपए का प्रत्येक डिवेंचर पर, वो एक तरीके से आपके लिए कैपिटल प्रॉफिट है, तो उस राशि को आप सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में जमा करते हैं। क्या करते हैं, उसको सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट करते हैं और बैलेंस शीट के समटाइम देता हूं इक्विटी एंड लायबिलिटीज के पक्ष में, एंड जो रिजर्व एंड सरप्लस होता है उसके अंतर्गत इसको दर्शाया जाता है। किसमें दर्शाया जाता है? रिजर्व एंड सरप्लस के अंतर्गत इसको दर्शाया जाता है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट के शेष को। ठीक है, अब एग्जांपल के माध्यम से क्वेश्चन हल करते हैं। देखिए, XYZ इंडस्ट्रियल लिमिटेड इशूड 2000 डिवेंचर्स ऑफ RS 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ RS 10 पर डिवेंचर पेबल एज फॉलोज। ठीक है, एप्लीकेशन पर 50 रुपीज लेना है और अलॉटमेंट पर 60 रुपए लेना है, टोटल 110 हो गया, 10 आपका जो 10 रुपये प्रीमियम है। अब इसमें आगे क्या करना है, द डिवेंचर वर फुली सब्सक्राइब्ड एंड ऑल मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, यानी जो डिवेंचर आपने इशू किए थे मार्केट में वो पूर्ण रूप से सब्सक्राइब्ड हो चुके हैं और उनमें संपूर्ण राशि प्राप्त हो चुकी है। ठीक है, रिकॉर्ड द जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी, शो हाउ द अमाउंट्स विल अपीयर इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तैयार करनी हो, जनरल एंट्री
करनी है, ठीक है। अब इसमें एंट्री करते हैं, देखिए। अब इसमें बता रखा है कि एप्लीकेशन पर 50 रुपए आपको प्राप्त हुए हैं और अलॉटमेंट पर 60 रुपए प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। अब हम फर्स्ट एंट्री करेंगे आपकी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, जो 10% ब्याज दे रहे हैं, तो डिवेंचर के आगे आ जाएगा 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। अब एप्लीकेशन मनी 50 रुपए की प्राप्त हो रही है, तो इसमें आपका कितने डिवेंचर इश्यू कर रहे हैं? डिवेंचर आपके 2000 इश्यू कर रहे हैं, प्रत्येक आपका कितने का है? 100 का है, ठीक है। तो आपका 50 रुपए के हिसाब से टोटल कर रहे हैं, 2 लाख हो जाएगी, तो 2 लाख में से 50% यानी 50 रुपए का आप डिवेंचर इश्यू कर रहे हैं, एप्लीकेशन प्राप्त हो रहा है, तो 1 लाख रुपया राशि हो जाएगी, ठीक है। अब इसी राशि को आप डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट कर देंगे, तो 1 लाख रुपया हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आपको अब सिक्योरिटीज अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन डिवेंचर इंक्लूडिंग द प्रीमियम, यानी अलॉटमेंट पर अगर राशि दी है, अलॉटमेंट पर राशि दी है, तो उस समय में प्रीमियम सहित एंट्री करेंगे, तो प्रीमियम समेत एंट्री करेंगे, तो प्रीमियम को सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, और जो डिवेंचर है उनको क्रेडिट करेंगे, और जो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट है उसको 1,20,000 रुपए से डेबिट कर देंगे, तो एंट्री हो जाएगी डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है। अब 2 लाख रुपए का है आपका टोटल इशू, तो उसका 10% कितना हो गया? 2 लाख का 10 रुपए प्रीमियम पे जारी किया था, तो 20,000 रुपए आपका प्रीमियम हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड होने पर क्या एंट्री होगी, यानी 1,20,000 रुपए की अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड होगी आपको, तो 1 लाख तो पहले हो चुकी है आपको, और 1,20,000 रुपए अलॉटमेंट पर होगी, तो अलॉटमेंट पे इसमें 20,000 रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम के हैं, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, 120 लाख, ठीक है। अब इसकी बैलेंस शीट तैयार करते हैं XYZ इंडस्ट्रियल लिमिटेड की, तो इसमें जो रिजर्व एंड सरप्लस है, तो इसमें अभी बताया था कि बैलेंस शीट के इक्विटीज एंड लायबिलिटीज शीर्षक के अंतर्गत रिजर्व एंड सरप्लस शीर्षक में जो सिक्योरिटीज प्रीमियम की राशि होती है उसको शो करते हैं, ठीक है। ये तो हो गए 20,000। इसी तरीके से लॉन्ग टर्म बोरोविंग से आपकी 2 लाख रुपए की टोटल राशि हो गया आपकी 2,20,000 रुपए, ठीक है। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आपका 2,20,000 रुपए हो जाएगा। ये बैलेंस शीट आपकी तैयार हो चुकी है। अब बात करें अधि अभिदान यानी ओवर सब्सक्रिप्शन। देखिए ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। अधि अभिदान माना कि जो व्यापार में जिस कंपनी की रेपुटेशन या गुडविल ज्यादा होती है, ठीक है, जैसे मान के चलो रिलायंस है, टाटा है, तो इन कंपनियों द्वारा जब भी मार्केट में डिवेंचर इशू किए जाते हैं, शेयर इशू किए जाते हैं, तो इन्होंने मान के चलो 10,000 शेयर इशू किए हैं, लेकिन जिन जिन कंपनियों की वित्तीय साख या मार्केट में गुडविल अच्छी होती है, उनका टर्नओवर अच्छा होता है, तो सभी निवेशक उनमें पैसा लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो जो डिवेंचर इशू किए गए हैं उनसे अगर अधिक संख्या में आवेदक आ जाते हैं, तो उनको अधि अभिदान कहा जाता है और सब्सक्रिप्शन कहा जाता है, ठीक है। मान के चलो 10,000 का किया, 14,000 आवेदन आ गए, तो 4,000 रुपए 4,000 जो एप्लीकेशन है वो एक तरीके से और सब्सक्रिप्शन हो गया, ठीक है। अब उसमें कंडीशन होती है कि जो आपने इशू किया है 10,000 डिवेंचर के लिए, तो 10,000 लोगों को ही आप अलॉटमेंट करेंगे, ना कि 14,000 को, ठीक है। ये नियम होता है कंपनी लॉ का, सेबी के माध्यम से ये शर्तें होती है। तो 4,000 लोगों ने जो पैसा लगाया है व्यापार इसमें कंपनी में, तो उनको राशि रिफंड करना होगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं। जब जनता को प्रस्तावित किए गए ऋण पत्रों से अधिक यानी संख्या के लिए आवेदन किए जाते हैं, तब इस निर्गम को अधि अभिदान कहा जाता है, यानी और सब्सक्रिप्शन कहा जाता है। एक कंपनी हालांकि उस मात्रा संख्या से अधिक ऋण पत्र आवंटित नहीं कर सकती जिन्हें अभिदान आमंत्रित किया गया है। अभी मैंने बताया था जितने के लिए आपने इशू निकाला है उससे ज्यादा के लिए आप नहीं कर सकते हो। हालांकि यदि अभिदान पर प्राप्त की गई अधिकतम राशि यदि आवंटन में समायोजन के लिए रोकी जा सकती है, यानी आवंटन पर समायोजन के लिए रोक सकते हैं और संबंधित मांग भी मांगी जा सकती है, लेकिन आवेदक से प्राप्त की गई वह राशि जिस पर ऋण पत्र आवंटित नहीं किए गए हैं उन्हें वापस की जाएगी। इसका कहने का तात्पर्य है जिन डिवेंचर होल्डर को अगर अलॉटमेंट कर दिया गया है, तो उन्होंने अगर एक्स्ट्रा राशि दी है तो वो राशि उनको सीज की जा सकती है, रोकी जा सकती है, ताकि जब भी अलॉटमेंट होगा या फर्स्ट कॉल होगी तो उस राशि का समायोजन किया जा सके। लेकिन जिन आवेदकों को निरस्त कर दिया गया है, उनका एप्लीकेशन कैंसिल कर दिया गया है या उनको अलॉटमेंट नहीं हुआ है, तो उनकी संपूर्ण राशि लौटानी होगी, उनकी राशि को किसी प्रकार से समायोजन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, इसको अच्छी तरह देखिए आप। एक्स लिमिटेड ने 40 रुपए आवेदन पर तथा 60 रुपए आवंटन पर दे रखते हुए प्रति ऋण पत्र 100 रुपए 10,000 ऋण पत्रों का निर्गमन किया, ठीक है। यानी आवेदन पत्र 40 रुपए मांग रहे हैं और आवंटन में 60 रुपए मांग रहे हैं, ठीक है, और 10,000 ऋण पत्रों का निर्गमन किया, प्रत्येक का मूल्य 100 रुपए, ठीक है। जनता ने 14,000 ऋण पत्रों के लिए आवेदन कर दिया, यानी और सब्सक्रिप्शन हो गया, 4,000 और सब्सक्रिप्शन हो गया, ठीक है। अब 9,000 ऋण पत्रों के लिए पूर्ण आवेदन स्वीकृत किए गए, यानी जो 10,000 इशू करना था जिनमें से 9,000 के लिए तो पूर्ण रूप से आवेदन स्वीकृत किए गए, तथा 2,000 ऋण पत्रों के लिए आवेदनों में पर 1,000 ऋण पत्र आवंटित कर दिए गए, टोटल आपका 10,000 हो गया। शेष आवेदनों को अस्वीकार कर दिया गया, ठीक है। अब सारी राशि यथानुसार प्राप्त हुई है, इस लेन देनों की एंट्री करनी है, ठीक है। अब एंट्री कैसे होगी देखो, ये इंपॉर्टेंट है, पहले इसको अच्छी तरह से देखना। इस क्वेश्चन में कह रखा है कि आपके 10,000 डिवेंचर इश्यू करने हैं,
14,000 आपके आवेदन आ गए, अब 4,000 को राशि लौटानी है। अब उसमें एप्लीकेशन पर तो 40 रुपये प्राप्त करना है और आवंटन पर 60 रुपये प्राप्त करना है, ठीक है। अब इसमें पहले बात करते हैं, एप्लीकेशन पर 40 रुपये है। अब इसमें कह रहेगा कि 9,000 दो डिबेंचर है, उनको तो पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया गया, ठीक है। अब उनकी जो राशि प्राप्त हुई है 40 के हिसाब से देखें तो 9,000 इंटू 40 कर देंगे तो 5,60,000 आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। 5,60,000 हो गए, यानी 9,000 लोगों ने का आवेदन स्वीकार किया गया है पहले चरण में, तो 40 रुपये एप्लीकेशन में मांग रहे हैं, तो 9,000 इंटू 40 कर देंगे तो ये आपकी राशि हो जाएगी। सॉरी, इसमें मैं गलत बोल गया कि इसमें जो एप्लीकेशन राशि है वो सर्वप्रथम सभी की प्राप्त होगी। जो 14,000 लोग हैं, यानी 14,000 ऋण पत्रों के लिए जिन्होंने आवेदन किया, उनकी राशि एप्लीकेशन के रूप में सभी की प्राप्त होगी, फिर उनको रिफंड करेंगे। तो 14,000 इंटू 40 करेंगे तो 40 रुपये एप्लीकेशन पर है, तो 14,000 इंटू 40 करेंगे तो 5,60,000 रुपये आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन हो जाएगी। अब इस राशि को क्या करना है कि जो 5,60,000 रुपये राशि प्राप्त हुई है, उनमें से जिनकी एक्स्ट्रा राशि प्राप्त हुई है उनका तो समायोजन करना है अलॉटमेंट पर, और जिनके आवेदन खारिज कर दिए गए हैं, अगर उनको अलॉटमेंट नहीं हुआ है, उनकी एक्सेस उनकी राशि को लौटाना है। यानी डिवेंचर जिन्होंने एप्लीकेशन लगाए हैं, अगर उनको अलॉटमेंट नहीं हुआ है, उनका आवेदन खारिज कर दिया गया है, तो उनकी राशि को कंपनी द्वारा लौटाना पड़ेगा। अब इस संबंध में एंट्री होगी डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। मैं बताऊंगा कि यह राशि कैसे कैसे आई है, तो एंट्री पहले एंट्री देख लेते हैं। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 5,60,000, टू डिवेंचर अकाउंट 4 लाख, टू डिवेंचर अलॉटमेंट 40,000 और टू बैंक अकाउंट यानी 1,20,000 रुपये इनको रिटर्न करने, ठीक है, जिनके आवेदन खारिज हो चुके हैं। अब इसमें 5,60,000 रुपये तो एप्लीकेशन में प्राप्त हो गए, ठीक है, यानी 14,000 लोगों ने आवेदन किया, 40 रुपये एप्लीकेशन पर थे, ठीक है। अब उनमें से वास्तविक रूप से देना कितने लोगों को है डिवेंचर? 10,000 लोगों को। अब 10,000 इंटू 40 करेंगे, क्योंकि 40 रुपये एप्लीकेशन में मांग रहे हैं, तो 10,000 इंटू 40 कर देंगे, 4 लाख रुपया हो गया, ठीक है। कितने हो गए? 4 लाख रुपया हो गया। अब इसी तरीके से जो डिवेंचर अलॉटमेंट है, यानी डिवेंचर अलॉटमेंट हुआ है आपका, देखिए जो आपका डिवेंचर अलॉटमेंट हुआ है वो 10,000 लोगों को आपको डिवेंचर इश्यू करने थे, ठीक है। 14,000 का आपका टोटल सब्सक्रिप्शन आ गया, 4,000 और सब्सक्रिप्शन हो गया, ठीक है। अब इस संबंध में आपको एप्लीकेशन पे 14,000 के हिसाब से 40 रुपये के हिसाब से 5,60,000 रुपये राशि प्राप्त हुई है, ठीक है। अब उसमें से 10,000 को डिवेंचर देने हैं, तो 10,000 इंटू 40 कर देंगे, 4 लाख आ गया, ठीक है। अब बाकी राशि कितनी बची? 5,60,000 में से 4 लाख को माइनस करेंगे तो 1,60,000 रुपये की राशि बची, ठीक है। अब इनमें से बाद में 2,000 में से 1,000 लोगों को डिवेंचर अलॉटमेंट कर दिए गए, ठीक है, उनको स्वीकृत कर दिया गया। तो 1,000 इंटू 40 कर देंगे, एप्लीकेशन पर जो राशि प्राप्त हुई है, तो 1,000 इंटू 40 करेंगे तो 40,000 आ जाएगा। अब बाकी राशि कितनी बची? यानी बाकी राशि आपकी 1,20,000 रुपये बची, तो 1,20,000 रुपये राशि आपके द्वारा यानी कंपनी द्वारा लौटा दी जाएगी। इनको जो डिवेंचर के लिए आवेदन किया है जिन लोगों ने, उनको राशि लौटा दी जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट ऑन 10,000 डिवेंचर की। अगर जो भी पहले तो एप्लीकेशन पे राशि 40 रुपये के हिसाब से 5,60,000 प्राप्त कर ली, उनमें से 1,20,000 को रिटर्न कर दिया और 4,40,000 रुपये की राशि प्राप्त हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो 10,000 डिवेंचर थे उनमें अलॉटमेंट पर 60 रुपये मांगना था। अब 60 रुपये 10,000 इंटू 60 कर देंगे तो 6 लाख रुपये आ जाएगा, ठीक है। ये ड्यू राशि हो गई, ठीक है। अब जो राशि प्राप्त होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, तो इनमें से 40,000 रुपये का एडजस्टमेंट किया था कि वो 1,000 कैंडिडेट थे, उनको बाद में अलॉटमेंट किया गया था, तो 40,000 इसमें माइनस कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट हो जाएगा जो राशि प्राप्त हुई है, यानी 5,60,000 रुपये की राशि अलॉटमेंट पर प्राप्त हुई है, ठीक है। ये राशि आ गई। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो बात कर ली, यानी प्रीमियम पर किस प्रकार से करते हैं, डिस्काउंट पर किस प्रकार से करते हैं, ठीक है। और कई कई बार क्या होता है कि मोस्टली जहां तक जो डिवेंचर का इश्यू किया जाता है वो केस के लिए किया जाता है, यानी जो पूंजी जुटाने के लिए डिवेंचर इश्यू किए जाते हैं। पर कई बार व्यापार या कंपनी द्वारा केस के अतिरिक्त भी ऋण पत्रों का निर्गमन किया जा सकता है। मान के चलो किसी ने कंपनी ने ऋण पत्र निर्गमित कर दिए, लेकिन किसी भी संस्था से या किसी व्यक्ति से संपत्ति खरीदनी हो तो उसके बदले में भी उनको ऋण पत्र दे सकते हैं, या अन्य कोई भी चीज लेनी हो तो उसके बदले में ऋण पत्र दे सकते हैं। अब इनको समूल्य पर, प्रीमियम पर, बट्टे पर भी जारी कर सकते हैं, और जो भी एंट्रियां होती है वो सेम ऊपर वाली सिचुएशन के अकॉर्डिंग होगी। देखो कभी कभी कंपनी विक्रेताओं से संपत्तियां खरीदती है और रोकड़ भुगतान करने की अपेक्षा प्रतिफल के लिए ऋण पत्र जारी करती है, यानी किसी भी विक्रेता से संपत्ति खरीदेगी तो संपत्ति के बदले पैसा देना होता है, लेकिन कंपनी के पास पैसा नहीं होता है, या पैसा उनके बदले में वो एक तरीके से दायित्व उत्पन्न करती है अपने ऊपर, उनके बदले में वो ऋण पत्र जारी कर देती है। ऋण पत्र जारी करने पर
जो अधिकार साधारण तौर पे निर्गमित किए जाते हैं डिबेंचर, स्वयं अधिकार उन लोगों को मिल जाता है। ठीक है, इस प्रकार के ऋण पत्र निर्गमन को रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल पर निर्गमित ऋण पत्र कहते हैं। इन मामलों में ऋण पत्र के समूल्य पर या प्रीमियम बट्टे पर जारी किया जा सकता है। इसके बाद ऐसी स्थितियों में डाली गई प्रविष्टि ठीक वैसी होती है जो कि रोकड़ के अलावा अन्य प्रतिफल हेतु अंशों के लिए की जाती है। ठीक है, अब एंट्री देखते हैं इसकी किस प्रकार से एंट्री होगी। देखिए, ओन परचेज ऑफ एसेट्स, अगर किसी विक्रेता से या अन्य व्यक्ति से अगर कोई एसेट्स खरीदेंगे नगद के अतिरिक्त, उनको बदले में डिवेंचर जारी करेंगे तो एंट्री हो जाएगी सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट, यानी सन्ड्री असेट्स की जगह जो संपत्ति खरीदी है उसका नाम आ जाएगा और वेंडर्स का जो विक्रेता है उसका नाम आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये तो एंट्री हो गई जितनी राशि से संपत्ति खरीदी है। अब नेक्स्ट है ओन इशू ऑफ डिवेंचर। अब जो आपने संपत्ति खरीद ली, अब उनके बदले में आप या तो उनको डिवेंचर इशू करेंगे, या तो एट पार या समूल्य पर करेंगे, या प्रीमियम पर करेंगे, या डिस्काउंट पर करेंगे। अब उसकी एंट्री किस प्रकार से होगी देखो, अगर आप समूल्य पर उनको इशू करते हैं तो एंट्री हो जाएगी वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, एंड वेंडर्स में विक्रेता का नाम आ जाएगा तो डिवेंचर अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप उनको समूल्य पर इशू करते हैं। अगर प्रीमियम पर करते हैं तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है, टू डिवेंचर अकाउंट आ जाएगा और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट हो जाएगा। जितनी राशि आपने प्रीमियम के रूप में जारी की है वो राशि सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी, और वेंडर्स की जो टोटल राशि है प्रीमियम सहित, यानी जो इशू किया वो राशि संपत्ति खरीदी है वो इसमें आ जाएगी। ठीक है, अगर इसको आप डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं तो इसकी विपरीत एंट्री होगी, यानी वेंडर्स अकाउंट डेबिट कर देंगे, और जो डिस्काउंट पे करेंगे तो एक तरीके से आपके लिए लॉस होगा कंपनी के लिए, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट को डेबिट कर देंगे तो डिवेंचर अकाउंट कर देंगे। ठीक है, ये तो हो गया आपका नगद के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के रूप में डिवेंचर का निर्गमन। अब बात करते हैं ऋण पत्रों का संपार्श्विक यानी कोलेटरल सिक्योरिटीज के रूप में निर्गमन किस प्रकार से किया जाता है। देखो, जब एक कंपनी बैंक अथवा वित्तीय संस्था से ऋण या अधिविकृत प्राप्त करती है, यानी एक कंपनी बैंक से या वित्तीय संस्था से ऋण या ओवरड्राफ्ट लेती है, तो ऐसी स्थिति में संपार्श्विक प्रतिभूति को प्राथमिक प्रतिभूति की तुलना में सहायक या अतिरिक्त प्रतिभूति के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसके लिए कंपनी अपनी कुछ परिसंपत्तियों को उपयुक्त ऋण प्राप्ति हेतु संरक्षित ऋण के रूप में बंधक अथवा गिरवी रख सकती है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो जो डिवेंचर होते हैं कंपनी के, वो एक तरह से बैंक या वित्तीय संस्था से या किसी से लोन लेती है, वो डिवेंचर एक रूप से उनके गिरवी रखा जाता है उनके पास में, उसके बदले में बैंक द्वारा लोन दिया जाता है या अधिविकृत दिया जाता है। किंतु ऋणदाता संस्थाएं संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में अधिक परिसंपत्तियों के लिए आग्रह कर सकती है ताकि ऋण की राशि की पूर्णतः वसूली हो सके। यदि प्राथमिक प्रतिभूति के विक्रय से ऋण की राशि का पूर्ण भुगतान संभव नहीं है तो ऐसी स्थिति में कंपनी स्वयं के ऋण पत्रों का निर्गमन पहले से बंधक परिसंपत्तियों से ऋणदाता को करती है। इससे निर्गमन को संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में निर्गमन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, यदि कंपनी ब्याज सहित ऋण या कर्ज को चुका पाने में अगर डिस्क्वालीफाई रहती है यानी असफल रहती है तो ऋणदाता प्राथमिक प्रतिभूति को बेचकर ऋण वसूली पाने के लिए स्वतंत्र होता है, और यदि प्राथमिक प्रतिभूति की बिक्री पर प्राप्त राशि ऋण राशि को पूरा करने में कम पड़ जाती है तो ऋणदाता को इस बात का अधिकार है कि वह संपार्श्विक प्रतिभूति को भुना सकता है, जिसके लिए ऋण पत्रों के मोचन के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है या खुले बाजार में बेचा जा सकता है। इसका कहने का तात्पर्य है, अगर जो भी लोन दिया है वित्तीय संस्था ने, बैंक ने, अगर वो लोन की जो सिक्योरिटीज रखी है अगर वो कम पड़ती है तो वो जो भी ऋण पत्र है उनको खुले बाजार में बेच सकते हैं उस राशि को जुटाने के लिए। अब बात करें ऋण पत्रों के निर्गमन की कंडीशन या शर्तें कौन कौन सी होती है। देखो, जब एक कंपनी ऋण पत्रों का इशू करती है तो इसमें निम्नलिखित शर्तें होती है जिन पर परिपक्वता के समय ऋण पत्र मोचित किए जाए। ठीक है, यानी मोचित यानी शोधन यानी राशि को लौटाना। ऋण पत्रों के मोचन से आज से ऋण पत्र धारक को ऋण पत्र का परिशोध न करने के द्वारा ऋण पत्र खाते के दायित्व मुक्ति होती है। ऋण पत्र खाते से दायित्व मुक्ति होती है। ऋण पत्रों को समूल्य प्रीमियम पर मोचित किया जा सकता है। ठीक है, यानी समूल्य पर या प्रीमियम पर इनको शोधन किया जा सकता है। अब इसमें 6 प्रकार की स्थिति होती है, देखिए कौन कौन सी होती है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको तरह देखें। यानी आप शोधन, यानी शोधन का मतलब यह होता है कि जो आपने राशि ली है डिवेंचर के रूप में पब्लिक से, उस राशि को निश्चित समय के पश्चात में आपको लौटाना होगा, वो एक तरह से मोचन या शोधन या रिडम्पशन कहलाता है। ठीक है, अब इसमें 6 प्रकार के व्यवहार किए जाते हैं। अगर आपने समूल्य पर तो निर्गमन किया है, अगर आप समूल्य पर ही उसको शोधन कर रहे हो, राशि को लौटा रहे हो, कहने का तात्पर्य यह है कि आपने 100 रुपए का ही एक डिवेंचर खरीदा है और 100 रुपए ही आप उसको बाद में लौटा रहे हो। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। अगली कंडीशन है बट्टे पर निर्गमन किया वो समूल्य पर मोचने, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि आपने इसमें नुकसान आपका, आपने 100 रुपए का डिवेंचर था उसको 95 रुपए में आपने खरीदा। ठीक है, और उसको समूल्य पर यानी 100 रुपए में आप उसको पैसा दे रहे, 95 में तो आपने खरीदा और उसको 100 रुपए में आप चुका रहे हो। ठीक है, ये स्थिति हो गई, यानी बट्टे पर निर्गमन किया और समूल्य पर उसका मोचन किया। नेक्स्ट स्टेज है प्रीमियम पर निर्गमन एवं समूल्य पर मोचनी। ये कंडीशन आपके लिए फायदेमंद होती है। अगर आपने कोई भी फेस वैल्यू उसकी 100 रुपया है, उसको आपने 110 रुपए में परचेज, 110 रुपए आपको प्राप्त हुए और समूल्य यानी 100 रुपए 110 रुपए के बदले आप केवल 100 रुपए दे रहे हैं तो आपके लिए 10 रुपए प्रॉफिट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट
नेक्स्ट सिचुएशन है, सममूल्य पर यानी एट पर आपने इशू किया और प्रीमियम पर मौत नहीं किया, तो आपके लिए भी नुकसानदायक है। आपने 100 रुपए का खरीदा और 110 में दे रहे उठा रहे हो। नेक्स्ट है बट्टे पर निर्गमन एवं प्रीमियम पर मौत नहीं। ये कंडीशन सबसे ज्यादा खराब होती है। आपने 100 रुपए का डिवेंचर है वो 95 रुपए में, तो आपको 95 रुपए आपको प्राप्त हुए हैं और बदले में आप 110 रुपए दे रहे हैं। एक तरीके से आपके लिए 15 रुपए का नुकसान हो रहा है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन है प्रीमियम पर निर्गमन एवं प्रीमियम पर मौत नहीं है, यानी इसमें किसी प्रकार का लॉस नहीं है। आपने 110 में 10 रुपए प्राप्त हुए और 110 रुपए आप लौटा रहे हो, ठीक है। तो उपयुक्त 6 मामलों के लिए ऋणपत्रों के निर्गमन के लिए यहाँ प्रविष्टियां किस प्रकार से होगी वो देखते हैं। देखो इसको चित्र समझे आपने। अब पहली कंडीशन में बता रखा है कि इशू एट पार एंड रिडेमेबल एट पार, रिडेमेबल एंड रिडेम्पशन यानी शोधन। इसमें किसी प्रकार कोई लॉस नहीं है। 100 रुपए का 100 रुपए आपको प्राप्त हुए इशू पर और 100 रुपए आप शोधन पे लौटा रहे हो, तो किसी प्रकार का कोई लॉस नहीं है। तो इसमें एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट यानी रिसिप्ट ऑन एप्लीकेशन में, ठीक है। अब बात करेंगे अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर करेंगे, तो इसकी एंट्री होगी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू डिवेंचर अकाउंट हो जाएगी, ठीक है, जो राशि आपको प्राप्त हुई है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन बता रखी है आपके कि इशू एट डिस्काउंट एंड जो रिडम्शन आप एट पार कर रहे हैं, यानी आपने डिस्काउंट पे तो उनको इशू किया और आपने इनका सममूल्य पर आप इसको शोधन कर रहे हैं, तो एक करके नुकसान है। तो एप्लीकेशन रिसिप्ट और एप्लीकेशन मनी पे एंट्री हो जाएगी, सेम एंट्री हो जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट हो जाएगी। जब मान के चलो आपका 10,000 रुपए की राशि प्राप्त होनी, 10% से कर डिस्काउंट है तो 9,000 रुपए राशि प्राप्त हो जाएगी, लेकिन उसको तो आपको 10,000 रुपए लौटाने हैं। तो इस संबंध में क्या एंट्री होगी, तो अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट पे एंट्री हो जाएगी। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को डेबिट कर देंगे, क्योंकि ये कैपिटल लॉस है, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट को डेबिट कर देंगे, तो डिवेंचर अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें राशि किस प्रकार से आएगी, देखिए 2 में यानी जो क्रेडिट साइड उसमें 10,000 रुपए राशि हो जाएगी और जो आपका डिस्काउंट दिया है आपने 1,000 रुपए का वो इसमें आ जाएगी और बाकी 9,000 रुपया है वो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन की बात करें, इसमें बता रखा है इशू एट प्रीमियम एंड रिडम्पशन एट पार, यानी आपने इशू प्रीमियम पर किया और जो शोधन है वो एट पार यानी सममूल्य पर किया, तो इसमें फायदा आपका। तो एप्लीकेशन मनी प्राप्त होने पर एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट यानी प्रीमियम सहित, ठीक है। अब इसको आप शोधन कर रहे हो, शोधन करने की एंट्री हो जाएगी अलॉटमेंट और डिवेंचर एट प्रीमियम पर अलॉटमेंट करेंगे तो एंट्री हो जाएगी इसकी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, यानी जो राशि सिक्योरिटीज प्रीमियम की है वो इसमें आ जाएगी। नेक्स्ट कंडीशन है इशू एट पार एंड रिडेमेबल एट प्रीमियम, यानी आपने इशू एट पार पे किया यानी समूल्य पर किया और प्रीमियम पर आप रिडम्पशन कर रहे हो तो आपके लिए लॉस है। तो जो रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी के लिए एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट हो जाएगी। इसी तरीके से अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर एट पार एंड रिडेमेबल एट प्रीमियम पर एंट्री इस प्रकार से होगी, देखो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। फिर करेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, यानी जो लॉस हुआ है वो डेबिट हो जाएगा विद प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, यानी जो प्रीमियम दिया है आपने 100 रुपए का था और आपने 10 रुपए प्रीमियम दिया है रिडेम्पशन पर, तो वो राशि इसमें आ जाएगी, ठीक है। टू डिवेंचर अकाउंट कर देंगे तो विथ नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिवेंचर, यानी जो उसकी फेस वैल्यू है अंकित वैल्यू है वो आ जाएगी और लास्ट में आ जाएगी टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, जो प्रीमियम दिया है आपने वो इस राशि इसमें आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट सिचुएशन की बात करें 5th नंबर की, इशू एट डिस्काउंट एंड रिडम्पशन एट प्रीमियम, यानी हमने डिस्काउंट पे इशू किया और प्रीमियम पर उसका रिडम्पशन कर रहे हो तो ये तो डबल लॉस है। अपने निर्गमन पर भी इशू पर भी आपको लॉस हुआ और प्रीमियम जो आप रिडम्पशन कर रहे हो शोधन कर रहे हो उसमें आपको फिर प्रीमियम देना है। मान के चलो पहले 100 रुपए का था, 95 में आप 95 रुपए आपको प्राप्त हुए, बाद में आप लौटा रहे 110 रुपए, तो 15 रुपए पर शेयर पर डिवेंचर का आपको लॉस हो रहा है, ठीक है। तो इसमें एप्लीकेशन मनी पे रिसिप्ट होने पे एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट से एंट्री हो जाएगी। और इसी तरीके से अगर आप अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर एट ए डिस्काउंट एंड रिडेमेबल एट प्रीमियम पर करेंगे तो एंट्री होगी इसकी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर कर देंगे विद डिस्काउंट ऑन इशू प्लस प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, इसमें दो राशि हो जाएगी, यानी जो आपने डिस्काउंट किया दिया है इशू पर प्लस जो प्रीमियम दिया है रिडेम्पशन पर, दोनों राशि इसमें आ जाएगी। टू डिवेंचर अकाउंट आ जाएगी, जो नॉमिनल वैल्यू है डिवेंचर की आ जाएगी और लास्ट में आ जाएगी टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट एंड विद प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, जो प्रीमियम की राशि है उसमें आ जाएगी, ठीक है। लास्ट वाली कंडीशन है साथ में आपकी इशू एट प्रीमियम एंड रिडेमेबल एट प्रीमियम, यानी आपने प्रीमियम पर ही उसका निर्गमन किया और प्रीमियम पर ही आप उसका शोधन कर रहे हो, तो इसमें आपको किसी प्रकार का लॉस कम होगा, ठीक है। अगर सेम परसेंटेज के हिसाब से सेम राशि के से आप उसका प्रीमियम ले रहे हो और सेम परसेंटेज से अगर प्रीमियम शोधन पर दे रहे हो तो कोई नुकसान नहीं है। और दूसरी कंडीशन है अगर प्रीमियम निर्गमन पर कम था और शोधन पर ज्यादा है तो वो फिर सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा, ठीक है। अब इसमें एप्लीकेशन मनी प्राप्त होने पर एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट हो जाएगी। इस तरीके से वो अलॉटमेंट की एंट्री होगी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कर देंगे। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, यानी जो लॉस हुआ है इशू पर डिवेंचर का वो उसमें डेबिट करेंगे तो राशि हो जाएगी विद प्रीमियम ऑन रिडम्पशन
विथ नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर, यानी ठीक है, यानी जो प्रीमियम की राशि है रिडम्पशन पर, वो नॉमिनल वैल्यू को ऐड कर देंगे डिबेंचर की, ठीक है। फिर करेंगे टू, सॉरी इसमें एक मिस्टेक हो गई, यानी ये इसमें एंट्री में पहले एंट्री करेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कर देंगे, फिर कर देंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर यानी विथ प्रीमियम और रिडेम्पशन, यानी जो आपने 100 दिन पर प्रीमियम दिया है उसको डेबिट कर देंगे, ये लॉस हो रहा है। और फिर टू करेंगे, क्रेडिट करेंगे टू डिवेंचर अकाउंट विथ नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिवेंचर, यानी जो नॉमिनल वैल्यू है डिवेंचर की 100 रुपया, तो 100 रुपये इसमें आ जाएगा। और फिर आ जाएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम यूजर अकाउंट, यानी जो भी सिक्योरिटीज प्रीमियम आपको प्राप्त हुआ है इशू पर, विथ प्रीमियम ऑन इशू राशि आ जाएगी, ठीक है। और लास्ट में आ जाएगी टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट की राशि, यानी विद प्रीमियम ऑन रिडम्पशन की राशि इसमें आ जाएगी, ठीक है। तो आपकी ये छठों कंडीशन समझ चुके हैं आपके, इसमें किस कौन कौन सी स्थिति आती है, उस स्थिति में किस प्रकार से एंट्री की जाती है, ठीक है। अब इसे थ्योरेटिकल पार्ट देखते हैं, नोट के रूप में, टिप्पणी के रूप में। देखिए, जब ऋण पत्रों का प्रीमियम पर मोचन किया जाता है यानी शोधन किया जाता है, तो प्रीमियम की राशि को ऋण पत्र निर्गमन पर हानि के खाते के नाम पक्ष को लिखते हैं। इसका कहने का तात्पर्य है कि यह है कि जब ऋण पत्रों का शोधन प्रीमियम पर किया जाता है तो देय प्रीमियम की राशि एक तरीके से लॉस होता है, यानी कैपिटल लॉस होता है, तो ऋण पत्र निर्गमन पर हानि खाते के नाम पक्ष की ओर लिखते थे, यानी पी&एल स्टेटमेंट अकाउंट होता है उसके डेबिट पक्ष की ओर इसको लिखते हैं, हानि खाते के नाम पक्ष की ओर लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर यह ध्यान दिया जा सकता है कि जब ऋण पत्रों को बट्टे पर निर्गमन एवं प्रीमियम के साथ मोचित किया जाता है, इसमें डबल लॉस हो रहा है, आप उसको इशू भी बट्टे पे कर रहे हो और उसका जो रिडम्पशन है वो प्रीमियम पे कर रहे हो, तो डबल लॉस हो गया। तब बट्टे की राशि को भी ऋण पत्र के निर्गमन पर हानि खाते के नाम पक्ष की ओर लिखा जाता है। अगर डबल लॉस हो रहा है तो इशू पर जो डिस्काउंट दिया है उसकी उस राशि को भी आप पी&एल स्टेटमेंट के डेबिट पक्ष में लिखेंगे, ठीक है, दोनों राशियों को। यहाँ यह भी ध्यान देना है कि जब ऋण पत्रों का निर्गमन बट्टे पर किया जाता है तथा समूल्य पर मोचित किया जाता है, तब राशि सामान्यतः ऋण पत्र निर्गमन पर बट्टा खाते के नाम पक्ष को लिखी जाती है। यानी अब दूसरी कंडीशन में ये होता है कि जब आप ऋण पत्रों का निर्गमन तो बट्टे पे करते हैं, ठीक है, और उसका समूल्य पर मोचन करते हैं, ठीक है, पहले आपको 100 में से 95 प्राप्त हुए और आप उसको 100 रुपये लौटा रहे हो, 5 रुपये का लॉस हो रहा है, तो उस स्थिति में आप पी&एल स्टेटमेंट अकाउंट को डेबिट ना करके सिर्फ ऋण पत्र निर्गमन पर बट्टे खाते यानी इश्यू ऑफ डिवेंचर डिस्काउंट अकाउंट को के नाम पक्ष में लिख देंगे राशि को, ठीक है। अब इसमें सेकंड नोट है, यानी मोचन या शोधन पर प्रीमियम कंपनी की भविष्य में देय देनदारी होती है, ठीक है, यानी जो शोधन पर प्रीमियम देंगे तो कंपनी की जिम्मेदारी होती है, भविष्य में देनदारी होती है एक तरीके से। यह एक प्रावधान है, यानी एक तरह का प्रोविजन है, और इसे शीर्षक यानी जो गैर चालू दायित्व होते हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज होती है, उस शीर्षक में यानी लॉन्ग टर्म लोन के अंतर्गत तब तक दर्शाया जाता है जब तक कि ऋण पत्रों का मोचन नहीं हो जाता है। यानी जैसे जो ये आपके सेकंड नोट बता रहा है इसमें कह रखा है कि जो प्रीमियम दिया जाता है शोधन पर वो एक तरीके से देनदारी होती है, व्यापार का दायित्व होता है, तो उसे तब तक दर्शाते हैं जब तक कि उनका मोचन नहीं हो जाता, यानी किस साइड में दर्शाएंगे तो नॉन करंट लायबिलिटीज के शीर्षक में लॉन्ग टर्म लोन के रूप में इसको दर्शाएंगे जब तक उनका मोचन नहीं हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो पढ़ चुके हैं निर्गमन किस प्रकार से किया जाता है, समूल्य पर, प्रीमियम पर, डिस्काउंट पर, और सब्सक्रिप्शन क्या होता है, रोकड़ के अतिरिक्त प्रतिफल के लिए किस प्रकार से निर्गमन करते हैं, संपार्श्विक यानी कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में किस प्रकार से निर्गमन करते हैं, निर्गमन या इशू की कौन कौन सी कंडीशन शर्तें होती है, ठीक है, ये चीजें पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे यानी जो ऋण पत्र धारी है वो कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, तो स्वाभाविक है जो पैसा जो भी व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करता है पैसा को, तो उसके बदले उसको कुछ रिटर्न चाहिए, तो रिटर्न के बदले में प्रत्येक कंपनी द्वारा प्रत्येक डिवेंचर होल्डर को ब्याज दिया जाता है, यानी शेयरों में जो इन्वेस्टमेंट करता है उसको तो प्रॉफिट दिया जाता है, और जो डिवेंचर लगाते हैं कंपनी में डिवेंचर के मालिक होते हैं उनको ब्याज दिया जाता है, इंटरेस्ट दिया जाता है, या निश्चित दर से दिया जाता है जो डिवेंचर की शर्तों में, इशू की शर्तों में निश्चित होता है। जैसे मान के चलो कोई 8% का डिवेंचर है, 12% लिखा होता है, 15% है, 10% जो भी स्थिति है, तो 8% लिखा हुआ है डिवेंचर के आगे, तो वो उस डिवेंचर पर प्रतिवर्ष 8% की दर से ब्याज दिया जाएगा। अगर 12% लिखा है तो 12% की दर से ब्याज दिया जाएगा, ठीक है। अब इसको पढ़ते हैं। जब एक कंपनी ऋण पत्र निर्गमित करती है या इशू करती है तो एक बाध्यता के अंतर्गत आती है कि आवधिक तौर पर जैसे अर्धवार्षिक या वार्षिक जो भी स्थिति है स्थिर ब्याज का भुगतान करती रहे, बशर्ते कि ऋण पत्र का शोधन न हो, यानी जब तक ऋण पत्रों का शोधन नहीं होता है यानी राशि नहीं लौटाई जाती है डिबेंचर होल्डर को, तब तक प्रतिवर्ष उनको या अर्धवार्षिक रूप से ब्याज देना होता है, ठीक है। ये प्रतिशत उस ऋण पत्र के नाम का ऐसा होता है जैसे कि 8%, 10%, अभी मैंने बता दिया आपको। देय ब्याज का परिकलन ऋण पत्र के सदन मूल्य पर होता है, यानी जो ब्याज होता है जो उसका मूल्य होता है सदन मूल्य उस पर होता है, ठीक है। यानी 100 रुपए का डिवेंचर है तो 100 रुपए का ही होगा। जिस व्यक्ति ने 100 रुपए का मूल्य का डिवेंचर है और 100 डिवेंचर ले रखे हैं तो उसके बाद 10,000 रुपया होगा तो उस हिसाब से उसको ब्याज दिया जाएगा, ठीक है। अब बात करें ऋण पत्रों में दिए जाने वाले ब्याज कंपनी के लिए एक प्रभार होता है, यानी दायित्व होता है, यानी ऋण पत्रों में ब्याज दिया जाएगा तो कंपनी के लिए एक प्रभार होता है एक तरीके से,
उसे निश्चित रूप से चुकाया जाता है और फिर चाहे कंपनी को लाभ हो या नहीं। यानी कंपनी को पहले बता चुका हूँ मैं कि अगर कंपनी को किसी प्रकार का कोई प्रॉफिट नहीं होता है, कम प्रॉफिट होता है, तो ये डिवेंचर के मामले में तो उसे ब्याज हर हालत में देना पड़ेगा। लेकिन शेयरों के मामले में अगर कंपनी को पर्याप्त लाभ नहीं होते हैं, कम लाभ होते हैं, तो कंपनी उस लाभों को अगले वर्ष के लिए डिफर कर सकती है या कम लाभ दे सकती है। जबकि डिवेंचर के मामले में उसको लाभ हो या नहीं हो, ब्याज देना अनिवार्य होता है। अब इसमें बता रखा है कि आयकर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग एक कंपनी को निश्चित रूप से ऋण पत्रों पर देय ब्याज से आयकर काटना चाहिए। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि जो आयकर एक्ट है 1961 1961 का, उसमें कि जो आय प्राप्त होती है डिवेंचर पर ब्याज के रूप में, वो ब्याज एक तरीके से टैक्सेबल होती है। यानी मान के चलो आपको 10 लाख रुपए की ब्याज प्राप्त होता है डिवेंचर पर, ठीक है। तो 10 लाख रुपए के जो इनकम टैक्स का स्लैब होता है, उस स्लैब के अकॉर्डिंग आपको वो राशि वो टैक्सेबल होगी। अब वो राशि कंपनी द्वारा जो डिवेंचर होल्डर है उनको ब्याज दिया गया, वो राशि उनसे टैक्स के रूप में काट ली जाती है और जो कंपनी द्वारा सरकार के खजाने में या गवर्नमेंट के खजाने में उस राशि को जमा करवा दिया जाता है, ठीक है ना। अब इसमें कह रखा है कि आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार एक कंपनी को निश्चित रूप से ऋण पत्रों पर देय ब्याज में से आयकर काटना चाहिए। यदि वह निर्धारित सीमा से अधिक बनता है, इसे स्रोत पर आय की कटौती अर्थात टीडीएस कहा जाता है। टीडीएस का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्शन ऑन सोर्सेज, यानी टीडीएस, ठीक है। यानी स्रोत पर आय कर की कटौती, और इसे कर प्राधिकरण के पास जमा कराया जाता है, यानी सरकार के पास में। बेशक ऋण पत्र धारक उस राशि को अपने बकाया करों के विरुद्ध समायोजित कर सकते हैं, ठीक है। यानी जो बकाया राशि है उसमें वो समायोजित कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आगे अकाउंटिंग इसकी। द फॉलोइंग जनरल एंट्रीज आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ कंपनी इन कनेक्शन विद द इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ठीक है। पहले तो पढ़ चुके हैं इशू के बारे में, जिसमें एट पार, डिस्काउंट, प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन क्या होता है, रोकड़ क्या अतिरिक्त संपार्श्विक प्रतिभूति, निगम की शर्तें क्या क्या होती है। अब बात करेंगे कि जो डिवेंचर होल्डर है उन्होंने जो राशि इन्वेस्टेड की है कंपनी में, उनके बदले उनको ब्याज दिया जाएगा। तो ब्याज किस प्रकार से दिया जाएगा और इनकम टैक्स किस प्रकार से काटा जाएगा और उसकी एंट्री किस प्रकार से होगी, ठीक है। और इनकम टैक्स सरकार में किस प्रकार से जमा करवाया जाएगा। देखो फर्स्ट एंट्री बात करते हैं, व्हेन इंटरेस्ट इज ड्यू, जब ब्याज देय हो तो उस समय एंट्री हो जाएगी। डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इनकम टैक्स पेबल अकाउंट टू डिवेंचर होल्डर, ठीक है। अब इसमें देर का जैसे मान के चलो आपको 10 लाख रुपए की आपकी टोटल आपको ब्याज प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अब उसमें से जो भी रेट है स्लैब के अकॉर्डिंग उसमें 2 लाख रुपए आपको टैक्स बनता है, ठीक है। 2 लाख रुपया तो टैक्स सरकार के खजाने में जाएगा और 8 लाख रुपया आपको मिलेगा। तो इसमें एंट्री हो जाएगी डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, यानी 10 लाख मिल रही है तो 10 लाख के इसमें आ जाएंगे डेबिट साइड में। इसमें से टू इनकम टैक्स पेबल, तो 2 लाख रुपए आपका इनकम टैक्स है वो चला जाएगा, और टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट में 8 लाख रुपए की राशि आ जाएगी। यानी टोटल डिवेंचर होल्डर को 8 लाख रुपए मिलेंगे, उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर, यानी जो राशि है 2 लाख रुपए टैक्स काट लिया और जो राशि बची है 8 लाख, वो 8 लाख रुपए उनको लौटा नहीं किया, डिवेंचर होल्डर को ब्याज का भुगतान करना है। तो इसकी एंट्री हो जाएगी डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें ऑन ट्रांसफर डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट टू स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। सॉरी, यानी जो डिवेंचर इंटरेस्ट है दिया है उसकी राशि को P&L स्टेटमेंट में ट्रांसफर करने की एंट्री हो जाएगी। डेबिट करेंगे P&L स्टेटमेंट में, एक तरीके से खर्चा है, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। तो डिवेंचर इंटरेस्ट ट्रांसफर टू P&L लॉस अकाउंट में कर देंगे, जो इंटरेस्ट दिया गया डिवेंचर पर उसको P&L स्टेटमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। पहले P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहा जाता है, लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 नया एक्ट आने के पश्चात में इसका नाम चेंज कर दिया गया है। यानी अनुसूची कंपनी एक्ट 2013 की अनुसूची 3 के अकॉर्डिंग P&L अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स टू द गवर्नमेंट, यानी जो भी टैक्स काटा है आपने, अभी बताया था मैंने, अभी 2 लाख रुपए टैक्स काटा था उदाहरण के तौर पे, तो उस राशि को आपको सरकार के खजाने में जमा करवाना होगा। तो इस संबंध में एंट्री हो जाएगी इनकम टैक्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। जो भी राशि टैक्स के रूप में आती है, ठीक है। पेमेंट ऑफ टैक्स डायरेक्टेड एट सोर्स ऑन इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ठीक है। तो जो राशि आई वो आपको टैक्स के रूप में सरकारी खजाने में जमा करानी होगी। अब लास्ट पढ़ते हैं, आपका लास्ट टॉपिक बचा है इसमें, फिर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यानी इसमें बताया गया ऋण पत्रों पर जो निर्गमन पर बट्टा दिया जाता है या जो हानि होती है उसका आलेखन किस प्रकार से करते हैं, राइट ऑफ किस प्रकार से करते हैं, यानी जो भी खर्चा, जो भी हानि हुई है या नुकसान हुआ है उसको किस प्रकार से राइट ऑफ करेंगे, ठीक है, या उसको किस प्रकार से खत्म करेंगे। देखिए ऋण पत्र निर्गमन पर बट्टा तो हानि एक पूंजीगत हानि होती है, मैंने अभी पहले बता दिया कि कैपिटल लॉस होता है अगर डिस्काउंट पर इशू करेंगे, और अगर प्रीमियम पर इशू करते हैं तो वो एक तरीके से आपके लिए कैपिटल प्रॉफिट होता है, ठीक है। एक पूंजीगत हानि है और इस राशि को निर्गमन वर्ष के दौरान ही एप्लीकेट किया जाना आवश्यक होता है। जब माना कि आपने एक वित्तीय वर्ष में
डिबेंचर इशू कर दिए डिस्काउंट पर, आपके लिए ये कैपिटल लॉस हो गया। तो जो भी राशि कैपिटल लॉस हुआ है, 500 रुपए का लॉस हुआ, मान के चलो 100 का था, 95 रुपए आपने जारी किया, आपको 95 रुपए प्राप्त हुए, तो 500 रुपए का कैपिटल लॉस है, उस राशि को आपको समायोजन करना, एप्लीकेट करना है। तो उसी वित्तीय वर्ष में यानी 12 महीने के अंतर्गत आपको जो लॉस हुआ है डिस्काउंट देने पर, उस राशि को राइट ऑफ करना है, उसको एप्लीकेट करना है विद इन उसी वित्तीय वर्ष में, ठीक है। इस प्रकार के बट्टे अथवा हानि का अपलेखन प्रतिभूति प्रीमियम संचय से किया जाता है। यानी जो भी आप डिस्काउंट पर इशू करेंगे डिवेंचर को, तो उसका अपलेखन जो आपके द्वारा प्रति सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट बनाया गया है, उसका उपयोग इस राशि का को अपलेखित करने हेतु किया जाता है। यानी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट के माध्यम से जो बट्टा दिया गया है इस ऊपर, उस राशि को अपलेखित करने का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट है, यदि पूंजीगत लाभ विद्यमान नहीं है, अगर व्यापार में कैपिटल प्रॉफिट विद्यमान नहीं है या पर्याप्त नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वर्ष के आगम लाभों में से अवलेखन किया जाता है। यानी कई बार कंपनी के पास में पर्याप्त पूंजीगत लाभ नहीं होता है या कम होता है, तो इस संबंध में जो आगामी वर्ष होते हैं, आगामी वर्षों में जो लाभ होते हैं, उनमें से अवलेखन करने का कार्य किया जाता है। अब इस संबंध में एंट्री किस प्रकार से होगी वह देखते हैं। देखिए, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट कर देंगे, क्योंकि इसका बैलेंस सीआर होता है, लेकिन लॉस हो रहा है तो उसको अवलेखित करनी हो तो डेबिट करेंगे। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कर देंगे, ठीक है। टू डिस्काउंट ऑन डिवेंचर, ये एंट्री हो जाएगी। ठीक है साथियों, आपका ये चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं इस वीडियो के माध्यम से, यानी 2 पार्ट में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है। इसमें फर्स्ट पार्ट में तो डिवेंचर का सामान्य परिचय पढ़ा था, किस प्रकार से निर्गमन किया जाता है, डिवेंचर क्या होते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट में इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन हल किए हैं, जनरल एंट्री की है, और किस प्रकार से समूल्य पर निर्गमन करते हैं, उसकी एंट्री कैसे होती है, डिस्काउंट पर किस प्रकार से करते हैं और प्रीमियम पर किस प्रकार से करते हैं, तथा उसकी एंट्री किस प्रकार से होती है, और सब्सक्रिप्शन क्या होता है, रोकड़ के अतिरिक्त प्रतिफल किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है, संपार्श्विक प्रतिभूति के लिए डिबेंचरों का इश्यू किस प्रकार से किया जाता है, और निर्गमन की शर्तें क्या होती है, ठीक है। और ऋण पत्रों पर ब्याज किस प्रकार से दिया जाता है, ब्याज कैसे दिया जाता है, टैक्स टीडीएस किस प्रकार से काटा जाता है, टीडीएस सरकार में कैसे जमा करवाया जाता है, आदि चीजों का विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। और लास्ट में पढ़ा था कि जो ऋण पत्रों के निर्गमन में बट्टा दिया जाता है या जो हानि होती है, उसका अपलेखन किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, 2 पार्ट में कंप्लीट करा चुके हैं, यानी निर्गमन भी कंप्लीट हो चुका है, और नेक्स्ट वीडियो में शोधन के बारे में पढ़ेंगे, यानी डिबेंचर का शोधन किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। थैंक यू।